हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स की। तो बेटा, आप पढ़ रहे हो फिजिक्स और आज फिजिक्स का मैं चैप्टर लेके आया हूँ 26 यानी 26वां चैप्टर लेके आया हूँ। 26वें चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्रुवण यानी प्रकाश का ध्रुवण। बेटे, इस वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, जो समझाऊंगा आपको, वो इस वीडियो के अंदर अंदर ही आपको याद हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और आपको इस वीडियो के अंदर ही अंदर याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज कोई न्यू स्टूडेंट है और वो मुझसे जुड़ना चाहता है, वो नोट्स लेना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क करिए और आपको बॉटनी, मैथ, फिजिक्स कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक्स आज कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या हैं। चलिए बेटे, तो सबसे पहले हम एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है। यानी आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई सूर्य से पृथ्वी पर, यानी जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक पे जो ऊष्मा पहुंच रही है वो किस विधि द्वारा पहुंच रही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा विकिरण द्वारा। क्या हो जाएगा? विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि भाई स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम के प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार का होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है भाई, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, यानी 2 प्रकार का। और 2 प्रकार में कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं तो वो समझ लीजिए, यानी उत्सर्जन तथा शोषण। पहला क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जन तथा शोषण। ये 2 प्रकार हैं किसके? स्पेक्ट्रम के। देखो, कह रहा है स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, उत्सर्जन तथा शोषण। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा किसकी सबसे कम होती है। कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि किस तरंग की तरंगदैर्घ्य, किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा किसकी सबसे कम होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बेटा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। आपको ध्यान रखना है रेड कलर, रेड का मतलब लाल रंग। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक। और जो दूसरा कलर कौन सा है? दूसरा है बैगनी रंग। कौन सा? बैगनी रंग। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो आपको इसका बेटा आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन आपने समझा। क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा किसकी कम होती है। तो आपका आंसर हो गया कि जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, जो लाल रंग की तरंग है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। और जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो कुल मिला के आपको 2 रंग ध्यान रखने हैं, एक लाल और दूसरा बैगनी। यानी जो लाल रंग है, लाल रंग के अंदर तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो कि भाई विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण क्या है या विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बेटे इसका आंसर आप समझिए। इसका आंसर है आपतित किरण तथा आपतित
किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, तथा निर्गत किरण के बीच। यानी क्वेश्चन हमारा ये था कि जो विचलन कोण है किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि भाई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो देखो जल्दी से मैं रिवाइज आपका करा देता हूं। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर वाले, जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि भाई आप ये बताओ सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई विकिरण के माध्यम से, यानी विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा पहुंचती है। दूसरा क्वेश्चन था कि स्पेक्ट्रम है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपने बताया स्पेक्ट्रम भाई 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन तथा शोषण। अगला क्वेश्चन था कि किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा किसकी सबसे कम होती है। आपने बताया लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। नेक्स्ट है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपने बताया भाई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो बना कोण है, आपतित तथा निर्गत कोण के बीच जो बना कोण है उसको हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है प्रकाश का ध्रुवण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गारंटी है इस बात की कि इस वीडियो के अंदर ही आपको याद करवाऊंगा अब आने वाले सारे क्वेश्चंस को। तो बेटा वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला हेडिंग है जो आपकी वो है प्रकाश का ध्रुवण। ये प्रकाश का ध्रुवण बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर की जान है प्रकाश का ध्रुवण। अगर ये प्रकाश का ध्रुवण हेडिंग ना होती तो मुझे नहीं लग रहा कि इस चैप्टर का कहीं पे भी कोई यूज है। तो ये प्रकाश का ध्रुवण इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में है बहुत ज्यादा। तो समझिए आप, देखो कह रहा है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर होकर गुजरती है। क्वेश्चन को समझो, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो प्रकाश की तरंग केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं। तो प्रकाश की तरंग से केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर है। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण या यह प्रोसेस प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले जो प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब समझो, जैसे देखो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर बाहर गुजरती है, यानी अब हम बना रहे हैं आपका लिए टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक, ये बन गया भाई टूरमैलिन क्रिस्टल। अब सपोज दैट मैं क्या करूंगा कि भाई कोई भी प्रकाश की किरण इस टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारूंगा, ठीक है, इस टूरमैलिन क्रिस्टल से मैं प्रकाश के लिए गुजार रहा हूं। अब देखिए क्या होगा आगे, समझो। तो देखो आपने पहली लाइन पढ़ी कि भाई प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, बात समाप्त हो गई। हाँ सही बात है, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अब कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है, यानी सपोज दैट मैं ये प्रकाश की तरंगें गुजार रहा हूं किससे? टूरमैलिन क्रिस्टल से। जैसे ही मैं इस टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारूंगा तो इसके कहने का मतलब ये है, तो प्रकाश की तरंग से केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर हों। कहने का मतलब ये है कि इसके प्रकाश के तरंग से केवल वही कंपन बाहर निकलेंगे जो इस क्रिस्टल के कैसे होंगे? अक्ष के समांतर होंगे, यानी अक्ष के क्या होंगे? इसके समांतर होंगे। ऐसा नहीं है कि इस टूरमैलिन क्रिस्टल से प्रकाश इधर से भी प्रवेश करा रहे हो प्रकाश की तरंगें और इधर से भी प्रकाश की तरंगें आप करा रहे हो प्रवेश, तो इस टूरमैलिन से ये सारे निकल जाए बाहर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई जब कोई प्रकाश जब
जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन जब क्रिस्टल से आप गुजारते हो तो प्रकाश की तरंग से केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं जो क्रिस्टल के क्या समीपस्थ हो, जो क्रिस्टल के क्या हो समीपस्थ हो, वही इससे बाहर निकलेंगे। देखो इस प्रकार से जो इसके समीपस्थ होंगे वही क्रिस्टल बाहर निकलेंगे, और अन्यथा इधर उधर की जो साइटों से जो प्रकाश की किरण आ रही है उन्हें क्रिस्टल क्या कर लेगा, स्वयं में अवशोषित कर लेगा। देखो बता भी रहा है कि भाई बता रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो प्रकाश की तरंगों से या तरंग से केवल वही कंपन बाहर निकल पाता है। देखो वही कंपन जो है वो इधर बाहर निकल रहा है जो क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर है, जो क्रिस्टल के इस अक्ष के क्या है समानांतर है, वही निकलेगा बाहर। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसे अवशोषित कर लिया जाता है। अब यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है, या आप कह दो ये पूरी घटना प्रकाश का ध्रुवण, या यह पूरा प्रोसेस जो है वो प्रकाश का ध्रुवण है। क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले प्रकाश को हम समांतर ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी जो क्रिस्टल के बाहर जो आपका निकलने वाला प्रकाश है, ये वाला, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से बाहर जो ये आपका निकला है ध्रुवित प्रकाश, ये इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे हम समतल ध्रुवित प्रकाश। इसे क्या बोलेंगे हम, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इसके बाद देखो समझो, अब जो प्रकाश का ध्रुवण है ये दो प्रकार का होता है भाई, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश का मतलब ये है जैसे भाई प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण क्या होंगी, चारों दिशाओं में फैलेंगी। भाई क्या है, चारों दिशाओं में फैलेंगी, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो आप ये देखोगे जो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है, तो ये आपका कौन सा प्रकाश कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बेटा अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक, ये अध्रुवित ही प्रकाश होता है जो टूरमैलिन क्रिस्टल से को पार कराते हैं, जो टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर पार निकलता है। अब जैसे ही आपने देखा कि भाई जो अध्रुवित प्रकाश होता है ये टूरमैलिन क्रिस्टल पर जैसे ही इसकी किरणें पड़ती हैं, तो आपने देखा कि भाई जो इधर से साइड से जो प्रकाश प्रवेश कर आ रहा है टूरमैलिन क्रिस्टल से, इसकी किरणें टूरमैलिन क्रिस्टल से जो ये किरणें जा रही हैं तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, ये जो किरणें हैं ये टूरमैलिन को पार नहीं कर पाती, बल्कि टूरमैलिन का जो क्रिस्टल है इन्हें अवशोषित यहीं पे कर लेता है। इस टूरमैलिन क्रिस्टल से किरणें वही बाहर निकलती हैं जो इस क्रिस्टल के अक्ष के कैसे हो, समांतर हो, जो बिल्कुल इस प्रकार से हो, बिल्कुल समांतर हो। ये देखिए आ गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। एक बार फिर से आप रिवीजन करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का ध्रुवण। भाई प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है। भाई ये प्रकाश है, आपको पता है ये अध्रुवित प्रकाश है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैली होती हैं। तो आप देखोगे जब ये प्रकाशों की तरंगें से केवल, फिर ये कह रहा है कि तो प्रकाश की तरंगें से केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं जो इस क्रिस्टल के, जो इस टूरमैलिन क्रिस्टल के क्या हो, अक्ष के समांतर हो। ठीक है, शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा, शेष कंपन जो इधर उधर से जाने वाली है ये सब क्या कर लेती है, ये क्रिस्टल है वो अब द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले प्रकाश को, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल से बाहर निकला जो ये प्रकाश है, इसे हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। चलिए बेटे, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है अध्रुवित प्रकाश। तो इस अध्रुवित प्रकाश को समझने की आप कोशिश करिए, जैसे कि पिछले में बार समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ डिटेल से बात करेंगे। देखो अध्रुवित प्रकाश, भाई ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत तल में, यानी सभी दिशाओं में सममित रूप में हो, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहलाते हैं। मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे, भाई ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत तल में और सभी दिशाओं में सममित रूप में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहलाते हैं। एग्जाम्पल,
देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझो, ठीक। इस प्रकार के आप देख रहे हो कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें जो किरणें होती हैं वो सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में, ठीक। तो आपसे ये वो कह रहा है कि ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत तल सभी दिशाओं में, देखो सभी दिशाओं में है भाई, प्रकाश की दिशा के लंबवत तल में और सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहलाते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो कि भाई ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश, या आप इसे बोलोगे सामान्य प्रकाश। क्लियर? जो चारों दिशाओं में फैला हो वो क्या कहलाएगा, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगले ध्रुवित प्रकाश की। कौन सा? ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी ध्रुवित प्रकाश बोलो या समतल ध्रुवित प्रकाश बोलो, दोनों की बातें एक ही है। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है भाई, ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत ना होकर, बात समझ रहे हो कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत ना होकर केवल एक ही तल में सम्मित रूप से होते हैं, ध्रुवित प्रकाश या समतल प्रकाश कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, देखो समझो, एक बार फिर से आप समझने की अच्छे से कोशिश कर लो। ऐसा प्रकाश भाई जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की दिशा के लंबवत ना होकर, प्रकाश की दिशा के लंबवत ना होकर केवल एक ही तल में सम्मित रूप से होते हैं, ध्रुवित प्रकाश या समतल प्रकाश कहलाता है। एग्जाम्पल बेस पे समझो, कागज के तल के समांतर कंपन है ये कागज के तल के समांतर कंपन आप देख रहे हो और कागज के तल के लंबवत आप कंपन देख रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ध्रुवित तथा अध्रुवित जो प्रकाश है वो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए बेटे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो हम इसमें ये समझेंगे कि भाई अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। समझो, वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। कहने का मतलब ये है इसके कि भाई वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। जैसे मैं बात करूं, देखिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, और मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं या स्प्रिंग को थोड़ा ढीला कर रहा हूं तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे घने घने आप देखोगे कि छल्ले बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ दूर दूर, ठीक, और यहाँ पे फिर से क्या पास पास, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हो कि जहां पे ये स्प्रिंग बिल्कुल पास पास है, ये देखिए स्प्रिंग बिल्कुल पास पास है, तो इस स्थान को हम बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। ये देखिए संपीड़न। और जहां पे ये देखिए आपको दूर दूर ही नजर आ रही है तो इसे हम बोलते हैं विरलन। कौन सा माध्यम? भाई विरलन। और एक बात आपको और बता दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ये संपीड़न यहां से लेके और इस संपीड़न यानी यहां तक की जो बीच की दूरी है उस दूरी को हम क्या कहेंगे? तो बेटा ये जो है वो इसे कहेंगे हम तरंगदैर्ध्य लैम्डा। ये तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। तो जैसा कि आपने देखा भाई अनुदैर्ध्य तरंगों में कि वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे समांतर कंपन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। क्लियर? अब हम समझेंगे आगे बेटे प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए बेटे समझिए, हेडिंग है हमारी वो है प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है समझो भाई, वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। आपने क्या लिखा कि वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे देखिए ये रस्सी है, ठीक है,
अब रस्सी देखिए ये क्या होगी, ये बिंदु है, इस बिंदु से क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए पहले एक बात और समझो। पहले देखो, इसे हम क्या कहेंगे, सुरंग, इसे हम बोल रहे हैं सुरंग, और ये भी हमारी क्या है, सुरंग। ठीक, अब यहां से इस दूरी को मैं सीधे सीधे बोलूं क्या है ये, तो ये हो जाएगी आपकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। ठीक, अगर ये से मैं बोल दूं गर्त, तो ये भी आपकी गर्त। ठीक, और गर्त से गर्त की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी लैम्डा। कुल मिला के इसमें कंपन किस प्रकार से होता है, देखिए ये रस्सी है इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका बिंदु है, इस प्रकार से आप मत समझिए, ऐसे करके समझिए, ये रस्सी है। ठीक, और इस पे इस प्रकार से ये तरंगति जो है, तरंग जो है, तरंगे हैं वो संचरण के लंबवत काम कर रही हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप नीचे, तो यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से ये कार्य करती हैं। कुल मिला के आपको प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों में ध्यान रखना है कि वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। ठीक, इतना ही था। अब आगे समझते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए बेटे, अभी देखो आपने पढ़ा था बेटा इसमें कि भाई अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो आपको बता दूं, जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे थी उसमें एक पॉइंट रह गया। एक पॉइंट ये रह गया जो आपकी देखिए ये है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं बेटा, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। कौन सी अनुदैर्ध्य तरंगे, आपको बता रहा हूं, आप पॉइंट लिख लो नीचे कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न की जा सकती हैं। लेकिन जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ठोस और द्रव अवस्था में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, नीचे करो नोट, में करवा रहा हूं। देखो पहली तरंगे हैं आपकी अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य में लिख लो आप कि यह तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न की जा सकती हैं। जबकि आप अनुप्रस्थ तरंगों में लिखोगे कि यह तरंगे ठोस तथा द्रव अवस्था में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। क्लियर। अगले जो हमारी जो हेडिंग है वो है देखो व्यतिकरण। व्यतिकरण भी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम डीपली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो कहीं मत जाइए आप, वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझा दूंगा आपको। देखो व्यतिकरण, तो व्यतिकरण में हम क्या समझ रहे हैं भाई, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। सपोज दैट, भाई ये तरंगे क्या है, ये तरंगे, ठीक, और जब कह रहा है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, एक तरंग हो गई आपकी, अब मान लो मैंने एक तरंग ये ले ली, ठीक, एक तरंग ये ले ली, इसके बाद आपने कहा भाई एक तरंग को मैं अगर बी कहूंगा तो इसको भी मैं बी बोलूंगा। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर, देखो समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो जाती हैं। ये देखो किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटने लगती हैं, एक दूसरे पे क्या हो गई है, अध्यारोपित हो गई। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जब समान आवृत्ति की, ये समान आवृत्ति है, एक आवृत्ति ये भी बी है, तो हम इसे भी बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दो समान आवृत्ति की क्या है, तरंगे हैं। ये तरंगे एक ही दिशा में, कैसी, एक ही दिशा में चलकर किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है, किसी एक बिंदु पर आगे चलकर ये क्या हो जाती है, देखो अध्यारोपित हो गई। तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है। जो परिणामी तीव्रता है, यानी अगर मैं देखो इसकी तीव्रता की बात करूं तो इसे मैं कह दे रहा हूं I1 और इसे नाम दे दे रहा हूं I2, ठीक है, ये तीव्रता है। अगर मैं इसकी कुल परिणामी तीव्रता की बात करूं, किसकी, परिणामी तीव्रता, तो जो परिणामी तीव्रता है ये कुछ समय बाद, यानी तीव्रता समय के साथ क्या हो जाती है, ये स्थिर हो जाती है। यानी समय के साथ कैसे हो जाती है, ये स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो देखो आपने क्या समझा, समझिए फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, भाई जब देखिए समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर क्या हो जाती है, ये देखिए कोई बिंदु है, इस बिंदु पर क्या हो जाती है, अध्यारोपित होती है। तो उस बिंदु पर तरंगों की जो परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता है,
ये समय के साथ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। किसके साथ बेटा, समय के साथ। ये समय के साथ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आगे समझिए, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, यानी ये जब टकराने के बाद जब आगे चलती हैं तरंगे तो आगे भी कुछ इसी प्रकार से चलती है। तो क्या होता है कि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो कुल मिला के आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार से फिर से रिवाइज करा देता हूं। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी जो तीव्रता है वो समय के साथ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक रहती है। ये जो घटना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। अब हम आगे समझेंगे व्यतिकरण के प्रकार। चलिए बेटे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है व्यतिकरण के प्रकार। क्या है, व्यतिकरण के प्रकार। तो बेटा जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है। पहला है जो वो है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो आपको पता चल गया जो व्यतिकरण है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार का होता है। पहला है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो हम पहले हेडिंग समझेंगे, पहले बेटा संपोषी व्यतिकरण। यानी जो संपोषी व्यतिकरण है वो क्या होता है, समझो। वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वह उत्पन्न व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। हमने समझाया आपको व्यतिकरण के प्रकार। सबसे पहले हमने बताया कि व्यतिकरण क्या होता है। अब मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यतिकरण के प्रकार है वो दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण वे बिंदु जहां परिणामी जो तीव्रता होती है वो परिणामी तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, वह उत्पन्न व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता क्या है, न्यूनतम होती है, वह उत्पन्न व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो कुल मिला के संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो व्यतिकरण के प्रकार, भाई व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। जब हम संपोषी व्यतिकरण को पढ़ रहे हैं तो जब हमने व्यतिकरण पढ़ा था वहां पे आपने पढ़ा था कि भाई परिणामी तीव्रता भी पढ़ी थी आपने, कहीं कहीं पे परिणामी तीव्रता कम होगी और कहीं पे भी परिणामी तीव्रता अधिक होगी। तो इसी घटना को हमने क्या बताया था, व्यतिकरण। तो आप पढ़ रहे हो कि वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उत्पन्न व्यतिकरण कैसा होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और जहां पे भी परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी तो वह व्यतिकरण कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो बेटा इस वीडियो में, इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सारी चीजें बताई ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और मैं आशा करता हूं कि टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि घर पे हर बच्चा बैठने वाला अच्छे से अपनी तैयारी कर लेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अपना बेटा आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपना टाइम प्लस खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बेटा इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बेटे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।